नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। बता दें कि हर गुजरता दिन हमें लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की तरफ खींचता हुआ ले जा रहा है। हर गुजरता दिन वोटिंग के नजदीक ले आ रहा है और हर गुजरते दिन के साथ चुनाव आयोग मतदाताओं को जागरूक करने और वोट अपील करने के लिए अलग अलग तरीके से अपना रहा है। और बता दें कि अलग अलग तरीके अपना रहा है। वहीं जींद के बांगर में आज बीजेपी की विजय संकल्प रैली होगी और उचाना में मुख्यमंत्री नायब सैनी के विजय संकल्प रैली होगी। इस दौरान बीजेपी उम्मीदवार रणजीत चौटाला, राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला, जींद जिला अध्यक्ष राजू बोर समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने 10 सीटों में से 6 पर कांग्रेस के पूर्व नेताओं को उम्मीदवार बनाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने चौंकाते हुए हरियाणा में क्लीन स्वीप किया था और हालांकि इस कुछ महीनों पर हुए विधानसभा चुनाव पार्टी अपने बल पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे और इसके चलते हरियाणा की राजनीति में राज्य के 10 लोकसभा सीटों को काफी अहम माना जा रहा है। बीजेपी की कोशिश है कि हर साल में 10 सीटों को फिर से हासिल किया जाए और इसी के चलते बीजेपी ने राज्य की 6 सीट पर कांग्रेस से आए नेताओं पर दांव खेला है और पार्टी के संगठन में इसकी भी खूब चर्चा हो रही है। कांग्रेस ने अभी तक अपने चेहरे नहीं खोले हैं। कांग्रेस पार्टी हरियाणा के 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पार्टी ने एक सीट आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ी है और साथ ही कांग्रेस के सुशील गुप्ता आपके कैंडिडेट हैं। बता दें कि हर गुजरता दिन हमें लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की तरफ खींचता हुआ ले जा रहा है और हर गुजरता दिन वोटिंग के नजदीक ले जा रहा है। हर दिन गुजरते दिन के साथ चुनाव आयोग मतदाताओं को जागरूक करने और वोट अपील करने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहा है। वहीं जींद के बांगर में आज बीजेपी की विजय संकल्प रैली होगी। उचाना में मुख्यमंत्री नायब सैनी विजय संकल्प रैली होगी और साथ ही इस दौरान बीजेपी उम्मीदवार रणजीत चौटाला, राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला, जींद जिला अध्यक्ष राजू मोर समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने 10 सीटों में से 6 पर कांग्रेस के पूर्व नेताओं को बता दें कि उम्मीदवार बनाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने चौंकाते हुए हरियाणा में क्लीन स्वीप किया था। हालांकि इस कुछ महीनों पर विधानसभा चुनाव पार्टी अपने बल पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी और 2024 लोकसभा चुनाव के बाद बता दें कि बीजेपी की कोशिश है कि हर साल में 10 सीटों को फिर से हासिल किया जाए और इसी के साथ बीजेपी ने राज्य की 6 सीट पर कांग्रेस से आए नेताओं पर दांव खेला है और पार्टी के संगठन में इसके खूब चर्चा हो रही है। कांग्रेस ने अभी अपने चेहरे नहीं खोले हैं। कांग्रेस पार्टी हरियाणा की 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पार्टी ने एक सीट आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ी है। कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता आपके कैंडिडेट हैं। वहीं खास खबर में चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ फरीदाबाद से मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के गढ़ में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मोनू पांचाल? सुनिए, देखी जा रही है जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव जैसे जैसे डेट जो है नजदीक आती हुई दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं तमाम नेता जो है वो सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो तमाम पार्टियों की बात कर ली जाए, जिस तरीके से देखा जाए तो चौटालागढ़ में जिस तरीके से देखा जाए तो वहाँ कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर दिखाने का काम जो किया जा रहा है। तो चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल है, वो भी कहीं ना कहीं अपनी शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर दिखा चुका। और जिस तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस
अभी इस जो है चौटाला जो गढ़ है उसको कहीं ना कहीं जीतने का दावा यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं तमाम पार्टियां जो है वो शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर दिखाती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से देखा जाए तो सोनिया कांग्रेस जो है वो 9 लोकसभा पे जो है वो अपना कैंडिडेट उतारेगी। और वहीं जिस तरीके से देखा जाए तो एक सीट है उस पर आम आदमी पार्टी जो है वो यहाँ पर चुनाव लड़ेगी। तो जिस तरीके से देखा जाए तो समीकरण अलग अलग तरीके से यहाँ पर देखे जा सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है वो जरूर यहाँ पर कैंडिडेट जो है वो क्लियर कर दिया गया है। लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से अभी तक किस तरीके से चाहे वो बात कर ली जाए चौटालागढ़ को लेकर के, तो वहां तक अभी तक ये नहीं पता कि कांग्रेस से जो है कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। तो इसको लेकर के यहाँ पर एक अलग अलग तरीके से समीकरण यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन सोनिया सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है कि जेजेपी पार्टी ने भी जो है वो जो है 9 की 9 यानी कि 10 की 10 लोकसभा चुनाव सीटों पर जो है वो लड़ने का ऐलान यहाँ पर जरूर कर दिया है। वहीं हुड्डा की बात की जाए तो हुड्डा भी जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर के हुड्डा के भी जो है अलग अलग तरीके से बयान यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव नजदीक आते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तमाम पार्टियां जो है वो कटाक्ष करती हुई एक दूसरी पार्टियों पर नजर आ रही है। चाहे हुड्डा ने तमाम तरीके से यहाँ पर जेजेपी से ये कहा था कि जिस तरीके से देखा जाए तो जेजेपी पर तंज करते हुए कहा कि पूरे टाइम जो है ये गठबंधन नहीं चलेगा और कहीं ना कहीं चुनाव अलग लड़ना पड़ेगा। और वो स्थिति वो नौबत वो जेजेपी की आ चुकी है। और जिस तरीके से देखा जाए तो 10 की 10 लोकसभा चुनावों पर जो है वो चुनाव लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं गठबंधन के साथ जिस तरीके से यहाँ पर जो तंज करते हुए हुड्डा ने कहा है, तो कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से 9 लोकसभा सीटों पर जो है वो कांग्रेस लड़ेगी, तो वहां पर भी जिस तरीके से देखा जाए तो अभी सीट जो है नाम जो है वो लिस्ट जारी नहीं करी है। तो अलग अलग तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से तंज यहाँ पर अलग बयानबाजी जो है वो होती हुई नजर आ रही है। वहीं बात की जाए तो इंडियन नेशनल लोक दल की भी जो है बात की जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो भी उनका भी बयान अलग तरीके से आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने भी सीधी तरीके से कह दिया कि वो भी लोकसभा चुनाव जो है वो अपने दमखम पर लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो उन्होंने बीजेपी पर भी जो है तंज करते हुए कहा कि जो बीजेपी है वो किसान विरोधी जो है पार्टी है या तमाम व्यापारी विरोधी पार्टी है। तो इस आरोप यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, मोनू पांचाल चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, आपका चर्चा में जुड़ने के लिए पहले तो स्वागत है। वहीं बात करते हैं कि बीजेपी लोकसभा में 400 पार का नारा लेकर चल रही है, क्या लगता है रास्ता साफ है या कोई अड़चन आने वाली है? देखिए, धन्यवाद आपका परिचय चर्चा में जोड़ने के लिए। और जिन को 400 पार तक लगता है, मुझे लगता है कि वो राजनीतिक विवेचना में कमजोर है। अब आप देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व है जी, वो इतना कमजोर है कि राजनीतिक इतिहास में कांग्रेस इस बार सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है जी। एक बात। दूसरी बात, जहां उनके पास कुछ सीटें हैं वहां उनको कैंडिडेट ढूंढे नहीं मिल रहे। यानी जो भी नेशनल स्तर के नेता हैं या जो एमपी का चुनाव लड़ते आए हैं रहे हैं, वो चुनाव लड़ने के लिए दूर दूर तक तैयार नहीं है। तीसरी बात, यदि इसके अलावा इंडिया एनडीए गठबंधन की हम बात करें तो वो परस्पर अपने बोझ से टूट रहे हैं, क्योंकि जनता ये जानती है कि इनके लिए हम राज्य में तो कुछ संघर्ष कर सकते हैं, ये विकल्प दे सकते हैं जी, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में इनका कोई विकल्प नहीं है और न ही ये राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर सकते देश विदेश की। इसलिए जनता उनको वोट देगी क्यों? इसलिए ये इंडी गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनने के लिए मनसा करके इकट्ठा किया था, वो स्वयं अपने बोझ से टूटकर समाप्त हो जाएगा। और जनता के पास एकमात्र विकल्प मजबूरी नहीं है, मजबूती के लिए है, भारतीय जनता पार्टी है। और उसका 400 पार का आंकड़ा केवल नारा नहीं, ये अपने कार्यकर्ता और कार्यशक्ति और नेतृत्व के आधार पर एक तय की गई एक विचार है जिसको वो पूरा करेंगे। जी सत्यव्रत शास्त्री जी, कांग्रेस जीत का दावा कर रही है और महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने की गारंटी भी राहुल गांधी ने दी है, तो क्या बीजेपी कांग्रेस के इस मास्टर स्ट्रोक से पार पा पाएगी? देखिए, ये इस प्रकार के
हल्के नारे किसी वर्किंग के लिए, किसी योजना के लिए, किसी एक कैटेगरी के लिए तय करना या उसके लिए करेंगे तो लोगों को समझ में आता। हर महिला को देंगे तो क्यों देंगे भाई, किस लिए देंगे, किस स्थिति के लिए देंगे, किस मद में देंगे, तब वो पता चलता है इस सारे मामले में। इसलिए इस प्रकार के झूठे प्रोपगंडे तो कांग्रेस अपने प्रारंभिक काल पे ही लेती आई है, उसमें कोई नया नहीं दिया। गरीबी हटाओ का नारा कितने साल पहले दिया और इनकी कार्य पद्धति योजनाओं के माध्यम से कब और कितने गरीब गरीबी रेखा से ऊपर उठे, जबकि पिछले 10 साल में हम देखते हैं कि 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा को पार कर गए। आम व्यक्ति के जीवन में एक खुशहाली और एक लाइफस्टाइल में चेंजिंग आज देख रहा है। तो ये केवल नारे के लिए होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नारे विचारधारा होती है जी। विचारधारा के लिए, योजनाओं के लिए लोग विश्वास करते हैं, ओछे हथकंडों पर लोग विश्वास नहीं करते। जी, सत्यव्रत शास्त्री जी बने रहिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए कृष्ण कुटेल इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण कुटेल जी, चर्चा में जुड़ने के लिए आपका पहले तो स्वागत है। बता दें कि तकनीकी खामी के कारण उनसे संपर्क टूट गया है। वहीं हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भी हमारे संवाददाता बने हुए हैं मोनू पांचाल। उचाना में बीजेपी की रैली में सीएम के अलावा कौन कौन से दिग्गज नेता शामिल होने वाले हैं? इसे देखा जाए तो जो है तमाम जो नेता है उनको जो है वो यहाँ पर जो है निमंत्रण दिया गया है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि तमाम जितने भी दिग्गज नेता है वो यहाँ पर जो है वो मंच पर रहने वाले हैं। जिस तरीके से बात की जाए तो तमाम जिस तरीके से जो चाहे वो पूर्व विधायक रहे हो, चाहे तमाम जो जिस तरीके से नेता रहे हो, तो तमाम नेताओं को लेकर के यहाँ पर एक जो है यहाँ पर सभी तमाम नेता रहेंगे। जी मोनू पांचाल जी, बता दें कि चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने दमखम के साथ जोरों शोरों की तैयारी कर रही हैं और कांग्रेस ने 9 सीटों पर बता दें कि कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। चुनाव में किसका बिगुल बचेगा ये तो वक्त ही बताएगा। वहीं बता दें कि सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारी कर रही हैं। क्या कुछ बूथों पे तैयारी है, क्या कुछ सरकार की तरफ से हर पार्टी की क्या कुछ तैयारी है? देखिए सोनिया, देखिए जिस तरीके से देखा जाए तो सबसे बड़ी जो दिलचस्प जो सीट है वो कहीं ना कहीं रोहतक सीट जो है वो यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं दिलचस्प सीट बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जो है दीपेंद्र और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो दोनों जो है वो यहाँ पर चुनाव लड़ने की बात को लेकर के जिस तरीके से यहाँ पर पूछा गया कि जो है रोहतक से चुनाव कौन लड़ेंगे, जिस तरीके से देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सीधा आया है कि जो है रोहतक से जो चुनाव यानी कि बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में से सिर्फ एक ही चुनाव लड़ पाएगा, या तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से लड़ेंगे या फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी जो है वो रोहतक से लड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक सीट जो है वो दिलचस्प यहाँ पर रोहतक की बनती हुई दिखाई दे रही है। वही बात की जाए तो तमाम बूथों को लेकर के जिस तरीके से देखा जाए तो सरकार की तरफ से तो अभी तक फिलहाल बूथों को जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। बूथों की तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। वो डेंटिंग पेंटिंग को लेकर के जिस तरीके से बूथ नंबर और जिस तरीके से देखा जाए तो बूथ नंबर डाल करके किसकी वोट कौन से बूथ में है, तो उस तरीके से बूथ नंबर यहाँ पर वो भी यहाँ पर डाले जा रहे हैं सोनिया। उसके साथ साथ प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा सीट के चलते यहाँ पर जिस तरीके से तमाम पार्टियां अपने घोषणा पत्र जो है वो लगातार बनाने में लगी हुई है। चाहे जिस तरीके से बात की जाए तो जो कांग्रेस है वो लगातार तमाम वादे यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। चाहे वो सालाना लाखों रुपए गरीब जनता को देने की बात हो, चाहे वो गरीबी हटाने को लेकर के बात हो, चाहे वो महिलाओं को अच्छी सुविधा देने की बात हो, तो चाहे वो सिलेंडरों को फ्री देने की बात हो, तो इस तरीके से घोषणाएं पत्र जो है वो कांग्रेस की तरफ से वो जो है वो बनाए जा रहे हैं। वही जो है बीजेपी भी जिस तरीके से अपनी कार्यशैली को लेकर के 10 साल जिस तरीके से लगातार जो राज किया है उसकी 10 साल की जो कार्यशैली रही है वो यहाँ पर गिनाने का काम कर रही है। तो तमाम पार्टियां देखी जाए तो और वही बात की जाए तो इंडियन नेशनल लोक दल जो है
है वो भी पीछे नहीं है। उन्होंने भी साफ तौर से कहा कि अगर उनकी जिस तरीके से जीत अच्छी होती है और उनकी सरकार रहती है तो वो भी तमाम चीजों को लेकर के जो है महिलाओं के लिए सिलेंडर जो है वो फ्री दी जाएगी, बिजली यूनिट है वो फ्री दी जाएगी, या चाहे जो बुजुर्गों की पेंशन है वो बढ़ा करके दी जाएगी। तो तमाम जो घोषणाएं पत्र हैं वो सोनिया लगातार यहाँ पर विपक्ष पार्टियां हैं वो लगातार यहाँ पर बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी भी जिस तरीके से कार्यशैली उनकी रही है और वो गिनाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। जिस तरीके से बात की जाए तो बीपीएल पर जिस तरीके से गरीब लोगों को राशन जो वितरित किया जा रहा है उसको लेकर के यहाँ पर वो जो है वो जारी घोषणा पत्र जो है वो उनके जारी है। जिस तरीके से कनेक्टिविटी यहाँ पर जोड़ी गई है, गरीबी लेखा जाए वो रोजगार को लेकर के, चाहे वो बिजनेस में लोन लेकर के, और वहीं कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो सोनिया सबसे बड़ी चिरायु कार्ड और आयुष्मान कार्ड को लेकर के गरीबी लोगों का जो इलाज फ्री में मुफ्त में जो सरकार करा रही थी तो उसको लेकर के भी वो घोषणा पत्र में वो भी चर्चाएं जरूर है। तो कहीं ना कहीं अपनी अपनी शर्तों को लेकर के अपने अपने बूथ लेवल पर जो है वो तमाम नेता जो है वो पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी पार्टियों का जो है वो जो घोषणा पत्र है या फिर कोई लोहामने वादे हैं वो यहाँ पर जनता से करते हुए नजर आ रहे हैं। सोनिया हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर मैं रुक करूंगी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता लगातार बने हुए हैं। नई सरकार के गठन के बाद अनिल विज की नाराजगी या कार्यकर्ताओं में नाराजगी कहीं इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए हरियाणा में सिरदर्द तो नहीं बनेगी? सत्यव्रत शास्त्री जी, और बात है कि अनिल विज जी और कार्यकर्ता नाराज हैं। अनिल विज जी के किसी भी एंगल से, किसी भी स्तर से उनकी नाराजगी में कार्यकर्ताओं के प्रति, में सरकार के प्रति, उनका पार्टी संगठन के प्रति विश्वास और निरंतर उनकी सक्रियता जो है पार्टी को मिल रहे समर्थन के कारण से ताकत बढ़ रही है। और इस प्रकार की बात चलाने वाले कि अनिल विज जी नाराज हैं या कार्यकर्ता नाराज हैं, ये केवल मनगढ़ंत और केवल सुर्खियां बनाने के लिए है। वास्तविक धरातल पर भाजपा के संगठन को, इतने पुराने नेताओं को या उनकी वर्किंग को जानना, उनको मानना, पहचानना, ये सबके बस की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक पारिवारिक संगठन है, विचारधारा का संगठन है और बहुत लंबे समय से तपस्या करते आने वाले लोगों की एक जीवन पद्धति से विकसित हुआ एक कार्यदल है, जिसके आधार को बाकी सब लोगों के सोचने और समझने से नहीं चलता। यहाँ की इंटरनल व्यवस्था, इंटरनल संपर्क लोगों का एक अलग तरीका का होता है। कहीं कहीं लोग पॉलिटिकल दृष्टि से उसको देख लेते हैं तो लगता है कि सरकार में न होना या सरकार के बाहर होना ये नाराजगी का है। ये बाकी संगठनों में होता है। भारतीय जनता पार्टी में बड़ी शिद्दत के साथ संगठन के साथ काम करते हैं, सरकार के साथ काम करते हैं और दोनों जगह नहीं होते तो विचारधारा के साथ काम करते हैं जी। इसमें कहीं भी इस प्रकार की कहीं कोई स्थिति किसी कार्यकर्ता के लिए, किसी नेता के लिए ये नहीं आएगी कि वो कार्यकर्ता नाराज है, इसलिए कार्यकर्ता या पार्टी का उम्मीदवार कमजोर दिखाई देगा। सत्यव्रत शास्त्री जी, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ चर्चा में हुकुम सिंह भाटी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। हुकुम सिंह राठी, चर्चा में जुड़ने के लिए पहले तो आपका स्वागत है। बता दें कि बीजेपी का गठबंधन टूटने के बाद कई नई सरकार ने कैबिनेट बनी और साथ ही उसके बाद बीजेपी का उचाना में शक्ति प्रदर्शन, क्या रणनीति है? तो देखिए, मैं अभी सत्यव्रत शास्त्री जी को सुन रहा था, उन्होंने अपना पक्ष बहुत अच्छे से रखा है। देखिए, ये ना एक संघवाती ही बहुत मुझे इनकी बात ये अपील कर रही है कि संगठन का ही कमाल होता है कि तुरंत जो है सत्ता परिवर्तन भी हो गया, मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी आ गए और सरकार बिल्कुल उसी चाल ढाल से और उससे भी तीव्र गति से सरकार चलने लग जाए, तो ये वाकई संगठन का एक कमाल है। दूसरी तरफ हम कांग्रेस को देख रहे हैं, कांग्रेस के पास न जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, प्रदेश स्तर पर भी संगठन नहीं है, तो उनका अभी इसीलिए वो अपने कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं कर पाए। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस जो लोकसभा के चुनाव है इसमें बहुत अग्रिम पंक्ति में पहुंच चुकी है। कांग्रेस को अब उनको छूना काफी मुश्किल रहेगा और मुझे तो ऐसे लग रहा है कि अगर एक सप्ताह 10 दिन और भी पीछे रह गए तो शायद फिर वो भारतीय जनता पार्टी को छू भी नहीं पाएंगे। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत सक्रिय है। चलिए, चुनावियों की घोषणा तो अभी 15 दिन
10 दिन पहले हुई है, लेकिन संगठन बहुत पहले से देख रहे हैं आप। कोई भी पार्टी इतनी मोबिलाइज नहीं है जितनी भारतीय जनता पार्टी, चाहे उस समय ओम प्रकाश धनखड़ जी हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष थे, तब उनका समय देख लीजिए, फिर नायब सैनी जी आए। मतलब संगठन बहुत सक्रिय है और राजनीति में सक्रियता का ही बहुत बड़ा एक उसका लाभ मिलता है और जनता का जो विश्वास है वो विश्वास पैदा होता है। इसलिए आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है, कांग्रेस बहुत पीछे। दूसरी बात, कांग्रेस में अभी उनकी लीडरशिप तय नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कांग्रेस का एक ड्रॉबैक है। कौन उनका नेता कौन है, एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं है, इसलिए कांग्रेस कहीं अभी नजर नहीं आती है। आप पार्टी है, उसका कोई जनाधार इस हरियाणा प्रदेश में है नहीं, हरियाणा के लोग आप पार्टी पर भरोसा ही नहीं रखते। इसलिए मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हनुमान वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले हनुमान वर्मा जी, चर्चा में जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी क्या है और ये बताएं कि हरियाणा में कांग्रेस लोकसभा की कितनी सीटें जीत सकती है। हनुमान वर्मा जी। हरियाणा लोकसभा में 10 की 10 सीटें जीतने जा रही है जी। इंडिया गठबंधन। एक टिकट हमने क्लियर कर दी और 9 टिकटें हमारी पहले हफ्ते में क्लियर हो जाएगी जी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का 9.5 साल का जो कुछ शासन है, उसके मद्देनजर हम लोगों के बीच कांग्रेस जारी है और कांग्रेस के साथ एक जन सैलाब जिस तरीके से जुड़ रहा है, इस बात का परिचय है कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस आ रही है और भारतीय जनता पार्टी जा रही है। ये स्पष्ट है। जिस तरीके से इन्होंने मोदी की गारंटी की बात करते थे, जिस तरीके से इन्होंने सरपंचों के सर पड़वा दिए, जिस तरीके से इन्होंने किसानों के साथ कुठाराघात करा, जिस तरीके से इनसे कर्मचारी नाराज है, जिस तरीके से इनसे छोटे व्यापारी नाराज है, जिस तरीके से इन्होंने पोर्टल के नाम पे सभी को दुखी करा है, किसानों को, वो दुख उभर के सामने आ रहा है। और ये लोग अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जी। इनकी खुद की तो देखें। इनका अनिल विज जो बार बार यूं कह रहा है कि पिछली बार तो मेरे कारण राज आया था जी, और अब जो 40 सीटें आई वो मुख्यमंत्री जाने। तो इनका तो अब सामने आ रहा है कि ये क्या चाहते हैं लोग, और हरियाणा की जनता स्पष्ट तौर पे देख रही है और इसमें कोई दो राय नहीं। 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं जी। हमारे साथ लगातार बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता ने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, कैसे, क्या आपकी प्रतिक्रिया? जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर। आप जिस बता दें कि तकनीकी खामी के कारण उनसे संपर्क टूट गया है और बता दें कि हमारे साथ लगातार हनुमान वर्मा बने हुए हैं। हनुमान वर्मा जी, बताइए कि आज सीएम खुद उचाना आ रहे हैं और सीएम रैली करेंगे, आपको क्या लगता है बीजेपी इस सीट पर इतनी ताकत क्यों झोंक रही है? ऐसा है, जिस तरीके से ताकत तो इन्होंने झोंक रखी, इसमें कोई शक नहीं जी, पर किस तरीके से ताकत झोंकी है। एक तो ये ड्रामा करते हैं कि हमने जो है ना जेजेपी से गठबंधन तोड़ दिया। ये जेजेपी इसलिए कि जब इनसे किसान नाराज हो गए, ये चाहते हैं कि किसानों का जो एक बड़ा वोट बैंक है उसके अंदर सेंधमारी हो जाए, इसलिए ये लोग उचाना में आ रहे हैं। इन्होंने एक दुष्यंत के रूप में अपना एक साथी छोड़ दिया। ऐसे वोट नहीं टूटने वाले। ये लोग अब तो हरियाणा की जनता बड़ी समझदार है, इसमें कोई दो राय नहीं, और हरियाणा की जनता सही फैसला कर चुकी है। उन्होंने कांग्रेस को ही समर्थन देना है जी। हनुमान वर्मा जी लगातार हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। हुकम सिंह भाटी जी, लोकसभा चुनाव के लिए इनेलो की क्या रणनीति है? बीजेपी को रोकने के लिए इनेलो का क्या प्लान है? सोनिया जी, देखिए, इनेलो वैसे तो वो जो है घोषणाएं कर रहे हैं। अभी फरीदाबाद के लिए भी वो उन्होंने एक नाम प्रपोज किया है और जगह जगह वो कई लोकसभा क्षेत्रों में उन्होंने नाम तो निकाले हैं, लेकिन क्योंकि दिक्कत उनकी भी एक बहुत बड़ी यही है कि उनके पास कोई धरातल पर बहुत बड़ा कोई वर्कर या ऐसा कोई वर्ग उनके साथ नहीं जुड़ा हुआ जो उनकी बात को आगे ले जा पाए।
इसलिए इनेलो का नाम के लिए कैंडिडेट तो हो सकता है, लेकिन जनता में उसकी स्वीकार्यता रहेगी, इस बात में बहुत बड़ा संदेह है। और दूसरी बात, मैं अभी कांग्रेस के साथी को सुन रहा था, तो कुछ बातें वो शायद कुछ हवा में कर रहे हैं, क्योंकि हवा में वो इसलिए कर रहे हैं कि देखिए, जब कांग्रेस अपना कैंडिडेट ही नहीं दे पाई तो फिर आगे की आप क्या सोचते हैं? जब तक कैंडिडेट तुम्हारे पास नहीं है, तुमने एक भी सिवाय वो ये कहते हमने एक कर दिया, एक तो आपका समझौते में आप पार्टी के लिए कुरुक्षेत्र से गया है, इसलिए कांग्रेस के पास अभी तक एक भी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पाए। अगली लड़ाई की तो बात छोड़िए, आप कुशासन की बात करते हैं, आप जो है जो वर्चुअल माध्यम बनाया उसकी बात कर, ये लड़ाई तो अगली है। इसके लिए तो आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जब आंकड़े सामने आएंगे कि जनता को क्या लाभ मिला, क्या पहले था और क्या अब था, तो उस लड़ाई में कांग्रेस कहाँ टिकेगी, ये तो समय बताएगा। इसलिए कांग्रेस जो है अभी तक जो कैंडिडेट नहीं दे पाई है, ये जनता में कोई अच्छा इनका मैसेज ही नहीं है। इसलिए ये केवल धरातल पर के बिना और ऊंची ऊंची बातें करना, वो राजनीति में बहुत ज्यादा कोई अर्थ नहीं रखता। लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम कांग्रेस से सवाल लेंगे। केंद्र सरकार ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, लेकिन क्या वाकई में बीजेपी इस जादुई आंकड़े को छू पाएगी या कांग्रेस तैयार है बीजेपी के रथ पर लगाम लगाने के लिए? हनुमान वर्मा। कोई शक नहीं सोनिया जी, ये जो लोग यूं कर रहे हैं 400 पार, इन्होंने पहले भी कहा था जी, कोई 400 पार की बात नहीं है। अब तो भारतीय जनता पार्टी जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में आ रही है। जिस तरीके से गलत नीतियां इन्होंने पूरे देश में लागू करी है, 3 कृषि कानून दिए थे, क्यों इतने लोग मरा दिए थे कितने किसानों को, और वो वापिस लेने पड़े, वो सारी चीजें सामने हैं। ये लोग तो सिलेंडर सिर पे रख रख कर डांस करा करते थे, इतने बढ़ा दिए इन्होंने अब 1100 कर दिया। राजस्थान में जाके एक बात बोलते थे हम 450 का कर देंगे, तो क्या हरियाणा प्रदेश में 1100 का क्यों? ये सारी चीजें मायने रखती है। मैं विश्लेषक महोदय से एक बात कहना चाहता हूँ कि हरियाणा का चुनाव 6ठे चरण में है, और हमारे आवेदन 40 आवेदन एक लोकसभा में आए हैं। अब हम जो है ना सारे विषयों पे विचार करके हमारी लिस्ट अब केंद्र में चली गई है। मैंने पहले भी कहा था कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में हमारे 9 के 9 कैंडिडेट आ जाएंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस का सीधा संवाद हरियाणा की जनता से है, और 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। जी ठीक है, हनुमान वर्मा जी, चर्चा में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आप सभी का भी चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। बता दें कि लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं और जोरों शोरों से सभी पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं। वहीं बता दें कि चुनावी बिगुल बजेगा, ये तो वक्त ही बताएगा कि किस पार्टी को जीत मिलेगी, किस पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा, ये तो समय ही बताएगा। वहीं फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।